हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे हरियाणा ग्रुप डी का 39 मॉक। इससे पहले हम 38 मॉक कर चुके हैं। सभी के सभी आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। एंड अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। याद रखना, हम 60 प्रश्न करेंगे, 50 आपके वीडियो के अंदर हो जाएंगे और 10 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के दूंगा, जिसके अंदर वो आपको कमेंट करके बताने हैं उसके आंसर क्या है, जिससे चेक हो सके कि आप कितनी प्रिपरेशन, कितनी तैयारी कर रहे हो। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल भिरडाना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद करना, जो भिरडाना है सबसे प्राचीन स्थल किधर है? वो फतेहाबाद के अंदर है। किधर है? फतेहाबाद के अंदर है। और याद रखना, ये क्या है? सबसे पुरानी हड़प्पा की आईवीसी साइट है। ठीक है। और आप इसे कितना पुराना कह सकते हो? 7570 से लेके 6200 बीसीई, इतना पुराना है ये। ठीक है। एंड बीसीई आपको पता होगा इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? बिफोर क्रिस्ट एरा। ठीक है, याद रखना। उसके अलावा याद रखना, जो इधर हिसार दे रखा है, इधर आपको पता होगा राखी गढ़ी क्या है? जो सबसे बड़ी क्या है? हड़प्पा की साइट है, याद रखना। ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, प्रसिद्ध सूरजकुंड झील का निर्माण तोमर वंश के किस राजा ने करवाया था? तो किस राजा ने करवाया था, इसका सही जवाब हो जाएगा अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर ने करवाया था। एंड याद रखना, सूरजकुंड का मतलब क्या होता है? लेक ऑफ द सन, मतलब कि सन की झील, सूरज की झील। ठीक है। एंड उसके अलावा याद रखना कि जो अपना सूरज कुंड का एक मेला भी होता है, मेला होता है कब होता है? फरवरी के अंदर। कब होता है? फरवरी के अंदर होता है, जिसके अंदर आपका क्या है? ये इंटरनेशनल मेला है। ठीक है। एंड ये हर साल होता है। और कहाँ होता है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ होता है? फरीदाबाद के अंदर। ठीक है। एंड ये आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, टांगरी नदी का उद्गम हरियाणा में किस पहाड़ी से होता है? तो किस पहाड़ी से होता है? याद रखना, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मोरनी पहाड़ियों से। कहां से? मोरनी पहाड़ियों से होता है। ठीक है। उसके अलावा आपकी मोरनी पहाड़ियां कहाँ है? पंचकुला के अंदर। कहाँ है? पंचकुला के अंदर है। ठीक है। एंड उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो अपनी मोरनी हिल्स है, मोरनी पहाड़ियां हैं, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, उसे हम क्या कहते हैं? करहो पीक। क्या कहते हैं? करहो चोटी कहते हैं, करहो पीक कहते हैं। ठीक है। एंड उसके अलावा अपने पास अगला प्रश्न है कि हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी जिलों में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? याद रखना, रेतीली मृदा। कैसी मृदा? रेतीली मृदा पाई जाती है। और कौन से एरिया की बात हो रही है? दक्षिणी पश्चिम एरिया। इसके अंदर कौन से अपने जिला आते हैं? भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, इनके मतलब बॉर्डर आती है। ठीक है। एंड यहाँ पे ये इसे मिलते हैं, बेसिकली ये वाली मिट्टी इधर मिलती है। ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखना, किस वर्ष लागू किया गया था? 1994 में। 1994 में ये लागू किया गया था। और एग्जैक्ट तारीख क्या हो जाएगी आपकी? 22 अप्रैल। क्या हो जाएगी? 22 अप्रैल हो जाएगी। एंड जो ये कौन से अमेंडमेंट में आई थी? 73वें में आई थी। 73वें अमेंडमेंट में आपकी ये आई थी। ठीक है। मतलब कि जो पंचायती राज का अधिनियम है, ये आया था एंड ये 1994 में चालू हो गया था। बाकी जो आपका 73वां अमेंडमेंट है, ये आपका 73वां अमेंडमेंट 1992 में आया था। और जो पूरा इन्फोर्स हुआ था ना, लागू हुआ था, वो 1994 में हुआ था। ठीक है। इस छोटे से डिफरेंस को याद रखना। एंड उसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, प्रशासनिक सुविधा के लिए हरियाणा को कुल कितने मंडलों या फिर डिवीजन में बांटा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना, 6 मंडल में। कितने में? 6 मंडल के अंदर बांटा गया है। ठीक है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपको लाइक कर देना चाहिए। एंड कौन से 6 मंडल है, उन सभी के नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबाड़ा, रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, फरीदाबाद। ठीक है। ये आपका क्या बन गया? आप यदि इसे याद करना चाहते हो तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, फ्रैग एच के। ठीक है। एच के आपको अलग से याद करना होगा और फ्रैग आपका एक वर्ड बने गया। और ये कैसे होगा? फरीदाबाद। ठीक है। आर से आपका रोहतक, ए से आपका अंबाड़ा, और जी से आपका गुरुग्राम, एच से आपका हिसार हो जाएगा, और के से आपका करनाल हो जाएगा। ठीक है। आप ऐसे याद कर सकते हो, आपको याद रहेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अपने पास है, प्रसिद्ध पिंजौर हेरिटेज उत्सव हरियाणा के किस उद्यान में आयोजित किया जाता है? तो कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा यादवेंद्र गार्डन में। किधर? यादवेंद्र गार्डन के अंदर किया जाता है, पिंजौर के अंदर है जो। ठीक है। एंड उसके अलावा ये आपका जो फेस्टिवल है कब होता है? अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर के बीच में होता है। एंड उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो अपना यादवेंद्र गार्डन है, ये क्या है? मुगल, इसे क्या कहते हैं? मुगल गार्डन भी कहते हैं। ठीक है। ये छोटी सी बात है, इसे भी याद रखना।
रखना। उसके बाद आगे अपने पास है हरियाणा का सूर्य कवि और तानसेन किसे कहा जाता है। हरियाणा का तानसेन पूछा है किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कहाँ से थे, सोनीपत से थे। कहाँ से थे, सोनीपत से थे। एंड उसके अलावा इन्हें सूर्य कवि और क्या कहा जाता है, संगीत का तानसेन कहा जाता है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 25 से ज्यादा बहुत प्रसिद्ध सवांग दिए थे, इसलिए इन्हें कहा जाता है। एंड कुछ कुछ के नाम है, सात तेरा चांद लगा लो, या फिर साहिल अखाड़ा लगा लो, उसके अलावा हरिश्चंद्र लगा लो, एंड और भी बहुत सारे हैं। एंड उसके अलावा इन्हें सम्मानित भी किया गया था। इन्हें सम्मानित भी किया गया था, और किस चीज से सम्मानित किया गया था, इनके नाम पर क्या है, एक यूनिवर्सिटी खोल दी गई थी। यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई थी, रोहतक के अंदर। कहाँ, रोहतक के अंदर। और उसका नाम क्या है, उसका नाम बहुत जरूरी है, पंडित लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। मतलब ये इतनी बड़ी इसकी वो नहीं है शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम जीजेयू वगैरह लिखते हैं, पर ये मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया है। एंड ये क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके थे कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आगे अपने पास है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान साक्षी मलिक का संबंध किस जिले से है, तो किस जिले से है, रोहतक जिले से है, ठीक है। रोहतक के मोखरा गांव से है, ठीक है, ये याद रखना। एंड उसके अलावा ये क्या है, फ्री स्टाइल रेसलर है। कौन से रेसलर है, फ्री स्टाइल रेसलर है। एंड 2016 के अंदर, याद रखना, 2016 में के अंदर 58 किलो की कैटेगरी में, 58 किलो की कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत जरूरी है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ऐसे पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा जो आपके झज्जर है, झज्जर में आपके क्या है, बजरंग पूनिया आपके क्या थे, नेटिव, मतलब वहां से प्लेयर थे बजरंग पूनिया, अपने कहा से, झज्जर से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है क्वेश्चन कह रहा है, हरियाणा की खेल नीति के अनुसार एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडलिस्ट विजेता को कितनी राशि दी जाती है, तो याद रखना इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 करोड़ हो जाएगा। उसके अलावा याद रखना कि जो सिल्वर लेके आता है, क्या लेके आता है, सिल्वर लेके आता है, वो 1.5 करोड़ होता है। और जो क्या है, ब्रोंज लेके आता है, जो ब्रोंज लेके आता है वो 1.5 लाख हो जाता है, ठीक है। ये सारे कैश रिवॉर्ड आपको याद रखने हैं, मतलब कि ऐसे पढ़ते याद हो जाएंगे। आगे अपने पास है, हरियाणा में किसानों को फसलों के पंजीकरण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ देने हेतु कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था। बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने कभी ना कभी भरवाया भी होगा फॉर्म, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसका जो ये पोर्टल है इसको ओपन किया गया था। एंड यहाँ पे क्या होता है, कोई भी किसान वगैरह कभी भी कोई फसल वगैरह लगाते हैं तो इसके अंदर क्या है, वो पंजीकरण करते हैं। पंजीकरण मतलब कि रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिससे होता क्या है, जो भी उस फसल पे या फिर उस आप कह सकते हो कि यही वाले बीज लगाने हैं 11-21 वगैरह ऐसे मेंशन किया होता है। एंड फिर उसके हिसाब से आपको उसके फायदे मिलते हैं, ठीक है। एंड ऐसा ही अब की बार धानों के अंदर भी हुआ है, आप सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, हरियाणा में पहली और दूसरी बेटी के जन्म पर वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो कौन सी योजना चलाई जा रही है, ये याद रखना। उस योजना का नाम क्या है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। कौन सी, क्या नाम है, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। एंड ये क्यों है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो अपना क्या है, एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा शुरू की गई है। और जो भी फैमिली एससी या बीपीएल है, मतलब बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, एक अमाउंट है उससे कम कमाती है, तो उन सभी को क्या है, जो एक धनराशि दी जाती है, ठीक है। मतलब कि एक तरह का आप कह सकते हो फिक्स डिपॉजिट, एफडी दी जाती है, आप ऐसे समझो, ठीक है। एंड उसके अलावा ऐसा क्यों है, ये है अपना रेशो इंप्रूव करने के लिए, जो हमारा रेशो होता है ना उसको इंप्रूव करने के लिए है। एंड उसके अलावा याद रखना, जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्या है, सेंट्रल पोस्टल डिपॉजिट है। मतलब कि ये भी आपका एफडी की तरह एक वो है, योजना है, जिसके अंदर क्या है, पैसे आपके इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। अपने पास आगे है, हरियाणा के किस शहर को साइबर सिटी और मेडी सिटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और होमवर्क क्वेश्चन के अंदर आपने ये भी बताया करो कि बी का आंसर ये ऑप्शन है प्लस इस क्वेश्चन का है, ठीक है, ऐसे सीरियल नंबर, जिससे क्या दूसरों को आसानी हो जाए। आगे अपने पास है, भिंडावास पक्षी अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो याद रखना, जो भिंडावास पक्षी अभयारण्य है कौन से जिले में स्थित है, कहाँ है, ये अपना है, ओके ओके, ये आपका झज्जर में है, किधर है, झज्जर के अंदर है। एंड याद रखना, अपने यहाँ पे क्या है, 2 नेशनल पार्क है,
कालेसर और सुल्तानपुर। जो आपका कालेसर है वो आपको याद रखना है किस लिए फेमस है और सुल्तानपुर क्यों है, क्योंकि हम सब कुछ ये पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय एमडीयू हरियाणा के किस शहर में स्थित है। जबकि एमडीयू यूनिवर्सिटी है कौन से शहर में स्थित है, याद रखना ये आपकी होने वाली है रोहतक के अंदर। किधर? रोहतक के अंदर आपकी एमडीयू यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 के अंदर। 1976 के अंदर हुई थी और जब ये बनी थी इसका नाम क्या था? रोहतक यूनिवर्सिटी। क्या नाम था? रोहतक यूनिवर्सिटी नाम था। उसके अलावा बस आगे चलते हैं और हिसार के अंदर आपकी जीजेयू और एचयू है। ठीक है, एंड आगे चलते हैं। आगे अपने पास है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है, याद रखना इनका जो शासनकाल हुआ है पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ठीक है, एंड उसके अलावा याद रखना ये क्या थे, मतलब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या है, याद रखना जो आपकी पहली है वो राजगृह में हुई थी, दूसरी आपकी हुई थी वैशाली में और चौथी हुई थी कुंडलवन में, तीसरी आपकी मैंने बताई दिया पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास है महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी। दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की गई थी और इसे दूसरा नाम क्या है या फिर दूसरी क्या चीज चालू हुई थी? सोल्ट सत्याग्रह, मतलब कि इसका ये नाम था कि दांडी तक मार्च करेंगे। ठीक है, एंड कब चालू हुई थी? 1930 में। कब हुई थी? 1930 में। और एग्जैक्ट तारीख क्या हो जाएगी आपकी? 12 मार्च हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 12 मार्च हो जाएगी। और यहाँ पे क्या था? साबरमती, याद रखना साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और आपके कहां तक थी? दांडी तक थी। ठीक है, एंड उसके अलावा इनके 78 फॉलोवर्स थे इनके, यानी कि आप कह सकते हो 78 इनके साथ यात्री थे जिन्होंने 240 मील बहुत होता है, इतना चल कर वहां पर गए थे ये। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या हुआ था इस इवेंट से? क्या हुआ था? जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है आपका, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो आपके बड़े स्केल में क्या है शुरू हुआ था पूरे देश में। ठीक है, एंड उसके अलावा 1920 में आपका क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ठीक है, एंड उसके बाद अपने पास अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A के अंदर है। ठीक है, एंड एक है फंडामेंटल राइट। क्या बना दिया गया था? फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। ठीक है, एंड उसके अलावा बस ये आपके इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके अलावा आगे चलते हैं। आगे अपने पास है भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? सीमा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना जो मिनिमम एज है कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो राज्यसभा है इसके लिए क्या होनी चाहिए? 30 वर्ष। और जो लोकसभा प्लस सीएम है उसके लिए 25 वर्ष। ठीक है, एंड 18 वर्ष होनी चाहिए वोट करने के लिए। क्या करने के लिए? वोट करने के लिए। सारी एज अपनी कवर हो चुकी है। एंड यदि आपको नोट्स चाहिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। नोट्स का एक छोटा सा आप कह सकते हो डेमो फ्री है, आप उसे चेकआउट जरूर करना। बाकी आगे चलते हैं। आगे अपने पास है दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है ये हम पहले कवर कर चुके हैं, अनामुडी। कौन सी है? अनामुडी है। और इसकी कितनी मीटर हाइट है? 2695। और ये किधर है? केरल के अंदर है। किधर है? केरल के अंदर है। ठीक है, एंड उसके अलावा वेस्टर्न घाट, जैसे कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन में देखा पश्चिमी घाट, इसकी सबसे ऊंची चोटी है। एंड याद रखना जो आपका डोडा बेटा है किधर? 2637 मीटर लंबी है ये। और नीलगिरी, याद रखना नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है ये। ठीक है, एंड उसके अलावा अनामुडी को हम क्या, जो आपकी अनामुडी है इसे हम क्या कहते हैं? एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया, एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अपने पास प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि शोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है? तो देखो बंगाल की बात हो रही है और झारखंड और वेस्ट बंगाल इन दोनों की एक ही मतलब रिवर है ये। कौन सी रिवर है? दामोदर रिवर, दामोदर नदी है। और ऐसे ऐसे क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि ये कारण थी फ्लड का, बाढ़ का कारण थी ये। एंड उसके अलावा याद रखना डीवीसी मल्टीपर्पज डैम, ये एक ऐसा बांध था जिसने इस चीज को कंट्रोल किया था 1948 में। ठीक है, एंड उसके अलावा याद रखना कि जबकि कोसी नदी है, कोसी नदी क्या है? बिहार और नेपाल की सोरो है, यानी कि उनके लिए दुख की बात है। कौन सी नदी? बिहार एंड नेपाल की कौन सी? कोसी नदी। ठीक है, एंड अब आगे चलते हैं। आगे अपने पास है प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना कोणार्क सन टेम्पल अपना किधर है? ये है ओडिशा के अंदर। किधर है? ओडिशा के अंदर है। और ये क्या है? ब्लैक पगोडा। आपके दो पगोडा है, एक तो ब्लैक पगोडा है, सॉरी पगोडा है, एंड एक व्हाइट पगोडा है। ठीक है, एंड कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? पुरी।
पूरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। एंड उसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए कि आप इसकी इमेज देखोगे ना तो आपको यहाँ पे 12 पेयर्स दिखेंगे ऑफ व्हील्स, ठीक है, कार्व्ड व्हील्स के, एंड 7 हॉर्सेस का डिजाइन दिखेंगे, ठीक है। एंड 1984 में, याद करना, 1984 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। किसको? कोणार्क को, ठीक है। एंड ये ओडिशा के अंदर है। एंड ये आपकी ना एक करेंसी पे भी होता है, एक करेंसी पे टेम्पल है। तो जिसको भी पता है कौन सी करेंसी पे, कमेंट करके जरूर बताना, कि आपका वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है वो। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। तो याद रखना 101वें में, किसमें? 101वें में लागू किया गया था। और कौन सी तारीख को किया गया था? वैसे तो ये एक्ट 2016 का था। एंड जीएसटी के फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड 1 जुलाई 2017 को ये लागू हो गया था नेशन वाइड, ठीक है। एंड इसकी जरूरत क्या थी? इसने इनडायरेक्ट टैक्स को, जो इनडायरेक्ट टैक्स हम भरते हैं कि आपने कोई चीज खरीदी उस पर दुनिया जान के टैक्स लगते थे पहले, उसको खत्म करने के लिए जीएसटी की जरूरत थी। एंड ये दो तरह का होता है, सेंट्रल एंड स्टेट, ठीक है, और एक इंटीग्रेटेड भी होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड यानी कि जो आपके आप इसके बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी उसके अलावा एक आपका इनका होता है, एक आउट का होता है, कि आप खरीद रहे हो बेच रहे हो उस हिसाब से, ठीक है। एंड एट द एंड यूजर इस चीज को क्या है? पे करता है जीएसटी को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर तो हम बहुत बार कवर कर चुके हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा हुआ था 1992 में। 1992 के अंदर आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी भी आया था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड उसके अलावा जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 के अंदर आया था, ठीक है। इसके अंदर वाइल्ड एशियन एलिफेंट, जो एशियन हाथी थे, उनको बचाने के लिए ये प्रोग्राम कह लो या फिर प्रोजेक्ट कह लो, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो एलिफेंट है वो इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है। क्या है? हेरिटेज एनिमल है, ठीक है। एंड कब डिक्लेयर किया गया था इसे? 2010 में हेरिटेज एनिमल बनाया गया था, किसका? इंडिया का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आगे चलते हैं। एंड 1973 में अपना क्या आया था? प्रोजेक्ट टाइगर आया था, ठीक है, याद रखना ये भी। एंड आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, भारत में पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो 1975 की बात है वो। 1975 के अंदर आर्यभट्ट हमारी क्या थी? पहली इंडिया के अंदर बनी हुई सैटेलाइट थी, ठीक है, जिसको हमने छोड़ा था। और ये कब की बात है? 19 अप्रैल 1975 की बात है, ठीक है। एंड इसको लॉन्च करने के लिए हमें यूएसएसआर का साथ लिया था। पर जो ये रॉकेट थी, सैटेलाइट थी, ये किसने? इसरो ने डिजाइन की थी, ठीक है। एंड उसके अलावा ये आपके 5 रुपए का जो नोट होता है उसके ऊपर भी आपको आर्यभट्ट की फोटो दिखेगी। एंड उसके अलावा बस, और जो हमारे इंडिया के 5th एस्ट्रोनॉमर थे, उनके नाम पे, आर्यभट्ट के नाम पर इसको नाम दिया गया था। एंड याद रखना 1980 के अंदर अपने क्या थी? रोहिणी, याद रखना रोहिणी RS-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, वो क्या थी? अपने होम सॉइल यानी कि इंडिया से ही लॉन्च की गई थी, ठीक है। एंड आगे अपने पास है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तथा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो पहला क्वेश्चन ही आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, मानव शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? तो बेसिकली क्या है? रक्त में से, मतलब रक्त की सफाई कौन सी चीज करती है? आप सभी को पता है, किडनी करती है। किडनी को हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं, ठीक है। एंड किडनी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। और इसे हम क्या है? फिल्ट्रेशन का काम के लिए कभी कहते हैं, कि फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है? अपनी क्या करती है? किडनी करती है, ठीक है। एंड जो लीवर है, याद रखना, लीवर क्या करती है? यूरिया सिंथेसिस करती है, ठीक है। और उस साइकिल को हम क्या कहते हैं? ऑर्नी, याद करना, ऑर्निथाइन साइकिल कहते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, डेंगू बुखार किस वायरस के कारण होता है तथा इसका प्रसार किस मच्छर द्वारा होता है? तो बेसिकली डेंगू वायरस अपना किससे होता है? मादा एडिस मच्छर से होता है, ठीक है। एंड मादा एडिस मच्छर, आपको पता होगा, मच्छर के अंदर सिर्फ मादा ही काटती है, जो नर होता है वो नहीं काटता है। एंड उसके अलावा बस आपका यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? निकालते हैं, O2, और यूज क्या करते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा याद रखना कि
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? 6CO2 प्लस 12H2O हमें क्या देता है ये इस प्रोसेस से हमें मिलता है ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, प्लस O2 प्लस H2O। बैलेंस कर लेना अगर आता है तो, वरना कोई जरूरत है नहीं। एंड उसके बाद अपने पास अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो देखो यूनिवर्सल डोनर सभी को पता है ओ है, पर ओ के अंदर भी कौन सा सबसे ज्यादा है, ओ या नेगेटिव या पॉजिटिव? तो आप देखोगे तो जो ओ नेगेटिव है वो सबसे ज्यादा क्या है, यूनिवर्सल डोनर की कैटेगरी में आता है। पर जो ये रेसिपिएंट है कि ऐसा कौन सा एक ब्लड टाइप है जो किसी भी तरह के खून को अपने अंदर ले सकता है, याद रखना कौन सा है वो, ए बी पॉजिटिव। कौन सा? ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल का सूत्र क्या है? इसका जो बल है वो आपके किसके बराबर है? याद रखना जो आपका बल है वो बराबर होता है मास मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। कि मास अपॉन एक्सेलरेशन आपके किसके बराबर है? फोर्स के बराबर होता है, ठीक है। आप कह सकते हो कि जो फोर्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। एंड उसके अलावा आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, वह तापमान कौन सा है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? कि ऐसा कौन सा तापमान है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, -40 डिग्री एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट भी हम -40 ही दिखाते हैं। ये बहुत काम का क्वेश्चन आपका, क्योंकि आपको पता होगा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जाने के लिए और इसका उल्टा करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। एंड वो फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए, कि क्वेश्चन आ सकता है कि इस वैल्यू को हम फ़ारेनहाइट में क्या लिखेंगे? केल्विन का सभी को पता होता है 272.5 है, 273 हम प्लस कर देते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाता है। और याद रखना 37 डिग्री क्या है? ह्यूमन टेम्परेचर है, ह्यूमन टेम्परेचर है। एंड उसके अलावा ये सेल्सियस के अंदर है वैसे। एंड आपका 25 डिग्री सेल्सियस क्या है? रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, आकाश में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो का बनना प्रकाश की किन परिघटनाओं पर आधारित है? तो याद रखना ये आपके ना 2 से 3 एक्टिविटीज से बनता है। पहले इन सभी का हिंदी में नाम बताता हूँ मैं आपको, अपवर्तन, विक्षेषण एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आपको नाम से ही पता चल गया होगा किस किस की बात हो रही है। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड उसके अलावा 3 कंबाइंड फिनोमिना कौन से आपके? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और TIR बता ही दिया। देखो ये ध्यान से समझना, रिफ्रैक्शन क्या होती है? जब एक मीडियम यानी कि एक जगह से लाइट दूसरी जगह में जाती है, मतलब कि आपने हवा में लाइट चलाई, वो किसी कांच के अंदर से गई, तो कांच के अंदर गई है, वो अपना डिफ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। एंड आपका डिस्पर्सन क्या होता है? एक कलर का 7 कलर में टूट जाना डिस्पर्सन कहलाता है। और वो 7 कलर कौन से है? विबग्योर, याद कर लेना, विबग्योर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? याद रखना 7 होता है, ठीक है, 7 होता है। एंड अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, आपका टाइम हो रहा है। हमारे सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी है। क्या है? मर्क्यूरी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, अंधकार शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? अंधकार का सही विलोम शब्द क्या होगा? जैसे नाम बता रहा है, इसका होगा प्रकाश या फिर आलोक। अंधकार क्या होता है? आप सभी को पता होगा। अंधकार का मतलब ऐसा मान के चलो, अंधेरे से संबंधित आप कह सकते हो, ठीक है। एंड प्रकाश मतलब रोशनी, ठीक है। एंड ये आपकी सोच से रिलेटेड भी होता है कि अंधकार घमंड, उस तरीके से, ठीक है। एंड याद रखना तत्सम के साथ तत्सम ही जाएगा। एंड आगे क्वेश्चन अपना पर्यायवाची का, पावक और अनल शब्द निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? तो याद करना किसके पर्यायवाची है? ये अपने होते हैं अग्नि के पर्यायवाची। किसके है? अग्नि के। और अनिल हो जाता वो हवा का हो जाता, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड आगे चलते हैं, आगे अपने पास है कि नो तो गहरा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, विद्यालय की सही संधि विच्छेद एवं संधि का नाम क्या है? तो विद आपका आल्य, आपको याद रखना है कि कोई भी सेंटेंस आल्य से, मतलब विद्यालय ऐसे सेंटेंस से एंड होता है ना आल्य से, तो याद रखना आल्य अपना एक अलग शब्द होगा जिसका मतलब होता है घर, ठीक है। जैसे आप आल्य निकाल दोगे, आपका ये गलत ये गलत, इन दो में से कोई एक होगा। अब आपको पता है विद्या की बात हो रही है, पढ़ाई की बात हो रही है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि नाम में छुपा हुआ है विद्या प्लस आल्य, यानी कि आपका डी आंसर सही हो जाएगा। और आपकी दीर्घ संधि है, ये क्या है? दीर्घ संधि है। आगे आपके पास है,
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं और वेरी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। आगे है अपने पास, राम ने फल खाया, वाक्य में खाया क्रिया का कौन सा भेद है? जो खाया है, क्या खाया है? फल खाया है, हमें पता चल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं सकर्मक क्रिया है। क्या है? सकर्मक क्रिया है, ठीक है। एंड मान लो ऐसा होता है राम सोया, तो राम सोया, क्या सोया, क्या कैसे सोया, हमें नहीं पता चल रहा, हमारा वो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे अपने पास है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें वृक्ष से क्या है? देखो अलग हो रही है चीजें, अलग हो रही है या फिर डरने वाली कोई बात होती है, तो अपना क्या होता है? वो अपादान कारक होता है। क्या होता है? अपादान कारक होता है। आगे अपने पास है, सिलेक्ट द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द वर्ड गिगांटिक। जिजेंटिक का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, बड़ा होता है, तो उस हिसाब से सही मतलब क्या हो जाएगा? ह्यूज, मैसिव, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, नैरो, टाइनी, स्मॉल, ये सभी क्या है? छोटे। इन सभी का मतलब क्या होता है? छोटे, ठीक है, छोटे। एंड आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, एरर किस में है? अनलेस यू डोंट डोंट डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। ये आप सभी को एरर पता होना चाहिए कि अनलेस की इधर जरूरत नहीं है। क्यों ऐसी जरूरत क्यों नहीं है? मतलब अनलेस आ गया तो किसकी जरूरत नहीं है? आपकी इफ मतलब उसकी जरूरत नहीं है कि नोट की साउंड नहीं आनी चाहिए। क्यों? अनलेस का मतलब ये होता है कि वो चीज नहीं होगी तो ऐसा होगा, है ना। ऐसी साउंड तो वो खुद बना रहा है, तो नोट की जरूरत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अपना जो ए है, ए पार्ट है, उसके अंदर हमारा क्या है? नोट आ गया है। तो इसीलिए आपका जो ये वाला पार्ट है, अनलेस डू यू नोट वर्क हार्ड, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड आएगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, कि मान लो तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन या फिर डैश माय ग्रैंड सक्सेस। तो क्या आएगा? जैसे कि पता चल रहा है पढ़ते ही कि ओन आएगा, ओन आएगा। ओन क्यों आएगा? क्योंकि जो कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब है, इसके साथ हमेशा क्या आता है? ओन यूज होता है, ठीक है। ये याद रखना, मैं आपको सभी वो बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में कंफर्म आएंगे, क्योंकि ये शब्द ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही आपका लेवल आता है। अगला क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस। हु ब्रोक द विंडो ग्लास? किसने विंडो ग्लास तोड़ा? इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? बाय होम वाज द विंडो ग्लास ब्रोकन। आपका ए ही सही आंसर है, ए में ही मिल गया। बाकी क्यों गलत है? ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बाय होम इस कैसे आ गया? इसका तो चांस ही नहीं है, पास्ट की बात है। एंड बाय होम कभी आखिरी में नहीं आता, इसलिए गलत हो गया। आगे है, चेंज द स्पीच। सी सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जा रही हूँ, तो इसकी अपनी पैसिव वॉइस क्या होगी? सी टोल्ड मी दैट आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि बी आप सॉरी, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग कैसे आ जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा, सी टोल्ड मी दैट सी वॉज गोइंग टू मार्केट, यानी कि डी आपका सही जवाब है। आगे आपके पास है, पीस ऑफ केक। वेरी इजी क्वेश्चन, ये हम पहले भी कर चुके हैं, आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा ये भी। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी? इसको ए की आय और बी की आय कैसे है? जो ए की आय है अपनी, वो कितनी है? 10% अधिक है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आय से बी की आय कितनी कम है? ए की आय 110 है, 10 कम है, और परसेंटेज के लिए हम 100 लगा देंगे, ठीक है। 0 से 0 गया, 11 से आप 100 काटोगे, क्या आएगा? 9.09% आपका आंसर आएगा। आपको इसके लिए फ्रैक्शन परसेंटेज वाली टेबल है, याद करनी होगी, यानी कि आपका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्वेश्चन है, 4 और 16 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? नहीं, मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 16, और इसका हमारा क्या हो जाएगा? बेसिकली ये हमारा हो जाएगा 64, एंड 64 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर रूट 8 होता है, यानी कि ये आपका सही आंसर है। एंड आगे है, किसी वस्तु को 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, 10% की हानि कब हो रही है? जब उसे हम 720 में बेच रहे हैं, यानी कि किसी चीज की 90% की कोई वैल्यू है, वो 720 है। अब ये कैसे बनी? कोई एक्स वैल्यू है, उसका 90% 720 है ना। तो हम कह सकते हैं 0 से 0 गया 80, यानी कि आपकी वो चीज 800 रुपए की है, अब उसे हमें 10% के लाभ पे बेचना है, तो हम उसे कितने में बेचेंगे? हम उसे 880 का बेचेंगे, ठीक है। कितना का बेचेंगे? 880 का बेचेंगे, जिससे हमारा क्या है? प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्वेश्चन है, 5,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आपको आता है तो, या फिर आप ऐसे करोगे तो ऐसे प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला क्या कहता है? P मल्टीप्लाई R 100 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसे कैसे लिखोगे? 5,000 मल्टीप्लाई
जीरो जीरो से आपकी जीरो जीरो कट जाएगी, ठीक है, एक जीरो बच गई है इधर। एंड आपका रेट कितना है 10%, 10% का भी स्क्वायर हो जाएगा ऐसे, तो जीरो से जीरो गई। एंड आप कह सकते हो 2 साल, ये फॉर्मूला ना सिर्फ 2 साल पे काम करता है, ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एंड आप इसे करोगे, आपका कितना आंसर आ जाएगा 50, 5 × 10 50, यानी कि बी आपका सही जवाब है। ये 2 साल का है और फॉर्मूला 3 साल, बस इन 3 साल को 3 साल तक याद कर लो। ये मतलब एक में तो सेम ही होगा, 2 का आपका फॉर्मूला हो ही गया और 3 का भी आपका फॉर्मूला हो गया। अब एक में सेम क्यों होगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में ब्याज तो सेम ही लगता है, उसके बाद वैल्यू बढ़ती है ना, इसलिए। आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्वेश्चन है, ए और बी मिलाकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस काम को 15 दिन में करता है तो बी उस काम को कितने में करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ए बी दोनों कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। ए को 15 दिन लगते हैं, रुको 15 ऊपर लिखेंगे जिससे इधर हमारा रेट आ जाएगा, ठीक है। तो 15 दिन में वो काम करता है, तो एक ऐसा नंबर लो जो इन दोनों का क्या हो, इन दोनों का एलसीएम हो। तो 150 ले सकते हो, 150 सही है, 150 ले लो। एंड क्या है 15 दिनों में करते हैं, ये हम इधर लिख देते हैं, सॉरी 10 दिनों में करते हैं, यानी कि दोनों मिलके 15 काम करते हैं एक दिन में, हम ऐसा कह सकते हैं। एंड उसके अलावा आप देखोगे ए 15 दिन में सारा काम करता है, यानी कि एक दिन में वो 10 काम करता है। इसका मतलब क्या है, बी एक दिन में 5 काम करता है। और 5 काम क्यों करता है, क्योंकि दोनों मिला के तो 15 काम करते हैं, मतलब एक 15 दिनों मतलब 10 दिन में काम कर रहे हैं। 150 सारा काम है, यानी कि 15 काम कर रहे हैं और 10 काम ए कर रहा है, यानी कि 5 काम बी कर रहा है। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, 150 सारा काम है, ठीक है, ओल आप लिख लो इसे एक बार। एंड 5 आपका क्या है, 5 आपका है जो बी कर रहा है। एंड अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिन में बी करेगा, तो कितने दिन में करेगा, एफिशिएंसी से हम काट देंगे किसको, जो सारा काम है, यानी कि 30 दिन आपका आंसर आ जाएगा। 30 दिन में वो सारा काम करेगा, यानी कि सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है 90 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 20 सेकंड में कितनी दूरी मीटर में तय करेगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। 90 किलोमीटर को पहले हम बदलेंगे 5/18 से मीटर पर सेकंड में, उसके बाद पूछ रहे हैं कितनी चलेगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एंड टाइम अपने पास 20 सेकंड है ही, तो बस सिंपल फॉर्मूला लगाना है, 1 पे ये गया, 5 पे ये गया 25, एंड 250 500 मीटर, 500 मीटर अपना जवाब आ जाएगा, ठीक है। एंड आगे चलते हैं, आगे अपने पास है 40 लीटर दूध और पानी में के मिश्रण में उनका अनुपात 3:1 है, यानी कि 30 और 10 का रेशो है दूध और पानी का, दूध और पानी दे रखा है, ठीक है। आपको पता कैसे चलेगा, 30 दूध है पानी वो है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है, दूध और पानी, यानी कि दूध और पानी ये रेशो है, ठीक है। उसके बाद है मिश्रण में कितना पानी मिलाए कि वो अनुपात बराबर हो जाए। 20 की कमी है, 20 मिला देंगे, 30:30, यानी कि 1:1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो 20 लीटर इसका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है, 20 लीटर किधर है, डी आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अपने पास है ये आपके आगे रीजनिंग, जैसे मैंने कह रखा है होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सबके आंसर मैं दिखा देता हूं, पर कमेंट कर देना, उसके बाद आंसर मैच करना। आपके आंसर ये रहे BCADB, ठीक है। एंड उसके अलावा ये सारी आप आंसर की देख लो, जो भी क्वेश्चन ऊपर मैंने उसके दिए होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ तक आप मॉक देख रहे हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप और मॉक लगाना चाहो तो प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। कल मिलेंगे एक और नए मॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।